हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 के जीव विज्ञान के अध्याय 1 का भाग 3 पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम पुष्पिपाकों में लैंगिक जनन, ये अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर आज के पहले का आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लिंक में उसके डिस्क्रिप्शन उस वीडियो का लिंक दिया हो गया है, वहाँ से जाकर आप उसको देख लें ताकि ये जो वाला भाग है आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो हमने पिछले भाग में ये पढ़ा कि परागकणों की संरचना पढ़ी, परागकण एलर्जी के बारे में पढ़ा, परागकण पोषण के बारे में पढ़ा और परागकण पोषण के और परागकण जीवन क्षमता के बारे में पढ़ा कि क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो आज हम लोग ये जो पुष्प के नर वाले भाग का जो भी नर वाले के बारे में था उसको हमने पढ़ चुका है। पुंकेसर के बारे में पूरा डिटेल पढ़ी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पुष्प का जो मादा अंग होता है उसकी संरचना हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से पुष्प का मादा जनन संरचना है वो किस तरह से होता है और क्या क्या संरचना उसमें निहित होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये पुष्प लोगों ने पहले ही देखा था कि पुष्प में ये वाला जो भाग था, ठीक कोई बात, ये वाला जो पार्ट था इसमें ये वाला जो पार्ट था पुंकेसर था, जिसके बारे में हम लोग पिछले वाले 2 वीडियो में हमने पढ़ा था इसकी संरचना के बारे में। और दूसरा ये वाला जो पार्ट था वो क्या था, स्त्री केसर था। तो इसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या इसके अंदर कैसे कैसे होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कि जो जायान होता है, ये जिसको स्त्री केसर हम लोग कर रहे हैं, जायान में ये होता है। जायान और स्त्री केसर में कोई वो नहीं है। जायान क्या है, एक प्लूरल वर्ड है और एक सिंगुलर वर्ड है। स्त्री केसर मतलब स्त्री केसर की बात हम लोग करेंगे तो प्लूरल की बात करेंगे, जायान की बात करेंगे तो 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो मतलब ये एक वचन है और एक बहुवचन। स्त्री केसर जो है, जायान जो होता है वो पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। यानी पुष्प में जो 2 भाग होते हैं, पुंकेसर ये नर वाला भाग है और दूसरा जो भाग है वो स्त्री केसर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो ये वाला पार्ट है केवल यही क्या है, जायान है। या इसके पार्ट को हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे अकेली संरचना इसको हम कहेंगे स्त्री केसर। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे स्त्री केसर। अब स्त्री केसर पाकों में कई तरह का हो सकता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जायान जो है वो एकांडपी हो सकता है, बहुअंडपी हो सकता है। अगर बहुअंडपी हुआ तो उसमें भी 2 तरह का हो सकता है युक्तांडपी या फिर वियुक्तांडपी। तो एक हम लोग पढ़ते हैं। जैसे एक अंडपी में क्या होता है कि ये जो स्त्री केसर होता है, एक स्त्री केसर, इसमें केवल एक ही स्त्री केसर होता है, नीचे वाला भाग जो भी है इसका, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें सिंपली बस ये समझना है कि एकांडपी स्त्री केसर, जायान एकांडपी तब होगा जब उसमें केवल एक स्त्री केसर हो, जैसे ये होगा। दूसरा इसका जो प्रकार है वो बहुअंडपी या बहु स्त्री केसर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 स्त्री केसर हैं, तो इसको हम कहेंगे बहुअंडपी। और इस स्थिति में बहुअंडपी में मतलब क्या होगा कि एक से अधिक स्त्री केसर है। एक से अधिक अगर स्त्री केसर होते हैं तो उसमें भी 2 संरचनाएं संभव हो सकती हैं, या तो युक्तांडपी हो। युक्तांडपी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि केवल नीचे वाला पार्ट सेम है, ऊपर का केवल वर्तिकाग्र वाला जो पार्ट है वो अलग अलग ऐसे करके दिख रहा है। नीचे का जो ये वाला पार्ट है वो सबका क्या है, एक ही है। सभी स्त्री केसर, इसमें बहुत सारे स्त्री केसर, लेकिन नीचे वाला पार्ट सब एक है। तो स्त्री केसर आपस में क्या है, सब संलगित है, यानी नीचे वाला भाग सब स्त्री केसर का एक ही है। ऊपर जब गए हैं तो ये वाला जो पार्ट इसका है वो अलग अलग हो गया है, तो इसको कहेंगे युक्तांडपी। इसमें स्त्री केसर आपस में संलगित होंगे। अगला जो प्रकार है इसका वो है वियुक्तांडपी। वियुक्तांडपी में क्या होता है कि बहुत सारे एक ही पात्र में बहुत सारे स्त्री केसर पाए जाते हैं, और जितने स्त्री केसर होते हैं वो आपस में स्वतंत्र होते हैं, यानी कि उनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता, वो एक ही उसमें अलग अलग करके लगे हुए होते हैं। जहां से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नहीं ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह से सब अलग अलग स्वतंत्र रूप से आपस में लगे। तो इस स्थिति को हम कहते हैं वियुक्तांडपी। और अगर अनेक है वो आपस में संलगित है तो उसको हम लोग कहेंगे युक्तांडपी। अगर एक ही स्त्री केसर है तो उसको हम लोग कहेंगे एकंडपी। अगर एक से ज्यादा है तो उसको कहेंगे
बहुअंडटी, बहुअंडटी में भी दो तरह के हैं, या फिर बहुअंडटी में हो सकता है युक्तांडटी हुआ या फिर द्वियुक्तांडटी। तो हम लोग इसकी संरचना की बात करते हैं कि इस तरीके की संरचना में क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये किस तरीके से तीन भाग होते हैं, पहला भाग ये, दूसरा भाग यहाँ से लेके यहाँ तक, और तीसरा भाग ये वाला जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाक, इसको कहते हैं वर्तिकाक। ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं वर्तिका, और ये वाला भाग जो है इसको कहते हैं अंडाशय, इसको कहते हैं अंडाशय। यानी सिंपली अगर बताना हो तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एक स्त्री केसर का जो सबसे ऊपरी भाग है वो क्या उसका है, वर्तिकाक है। इसकी संरचना में डिटेल में हम लोग देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखता है, ऐसे करके दिखता है। और इसका क्या काम होता है कि जब परागकोश से जो परागकण निकल के आते हैं तो उनकी एक अवतरण मंच का कार्य करता है। अवतरण मंच का कार्य का मतलब ये हो गया कि परागकण आ करके इसी वर्तिकाग्र पे जो है वो गिरते हैं। ये हो गया। दूसरा भाग है वर्तिका, एक पतली संरचना आप जैसे देख सकते हैं कि एक पतली संरचना, एक डेंड्रोनुमा संरचना है जो वर्तिकाग्र के जस्ट नीचे जो है स्थित है। ठीक। तीसरा भाग जो है वर्तिकाग्र स्त्री केसर का जो सबसे अंतिम सिरा, निचला सिरा होता है वो थोड़ा सा उभरा हुआ या खुला होता है, उसको कहते हैं अंडाशय। तो ये प्रत्येक जितने भी स्त्री केसर होते हैं उसमें तीन भाग पाए ही जाते हैं, पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका और तीसरा अंडाशय। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वर्तिकाग्र ये परागकणों के अवतरण मंच का कार्य करता है, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि नहीं परागकण जब परागकोश से स्फुटित होकर परागकण निकलते हैं तो आ करके वर्तिकाग्र पर ही गिरते हैं। दूसरा इसका भाग है वर्तिका, तो ये एक पतला भाग है तो वर्तिकाग्र के जस्ट नीचे स्थित होता है। अंडाशय ये स्त्री केसर के आधार पर उभरा हुआ भाग जो है उसको अंडाशय हम लोग कहते हैं। अब इस अंडाशय की अगर संरचना अगर हम लोग डिटेल में देखें तो जो अंडाशय है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है अंडाशय। अंडाशय के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये खाली जगह है, खाली जगह है। ऐसे ये गोला सा पार्ट है, इसको जब हम लोग काटेंगे देखेंगे इसमें खाली जगह है जिसको क्या कहा जाता है, गर्भाशयी गुहा कहा जाता है। गर्भाशयी गुहा को हम कह सकते हैं कि अंडाशय के अंदर एक खाली स्थान होता है जिसको हम लोग कहते हैं गर्भाशयी गुहा। गर्भाशयी गुहा के अंदर ये अंदर की ओर ये वाला पार्ट यहाँ पे ये अपरा स्थित होती है, इसको अपरा कहते हैं, इसको अपरा या अंग्रेजी में प्लेसेंटा कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है। ये क्या काम करता है तो इसके बारे में कक्षा 11 के जीव विज्ञान में है, इसके बारे में पूरा इसके प्रकार के बारे में ये पोषण देने का काम करता है। मतलब ये जो यहाँ पे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जो भी बीजांड वगैरह है वो इसी से जुड़े रहते हैं। तो अपरा से उत्पन्न होने वाला दीर्घ बीजांड धानी समांतर बीजांड कहलाती है। यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है अपरा से जो उत्पन्न हुआ ये वाला पार्ट है, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, बीजांड। बीजांड या इसी को गुरु बीजांड धानी भी कहा जाता है, गुरु बीजांड धानी। तो एक अंडाशय में जो एक अंडाशय होता है उसमें समांतर जो बीजांडों की संख्या है वो एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2 है, तो बहुत सारे पात्रों में इसकी संख्या जो बीजांडों की संख्या 1 हो सकती है या फिर 1 से अधिक हो सकती है। जिसमें भी 1 होती है उसका उदाहरण जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, आम हो गया, तो इनमें बीजांडों की संख्या 1 है। समानता इसका पता से लगा सकते हैं कि एक कोई फल बन रहा है उसमें कितने सीड हैं, जितने सीड होंगे उतने ही बीजांड रहे होंगे, क्योंकि जो बीज होता है वो बीजांड से ही विकसित होता है। जैसे आम में एक ही बीज होता है तो मतलब इसमें एक ही बीजांड होता है। या फिर अनेक ऐसे पादप हैं जिनके अंडाशय बीजांडों की संख्या जो 1 से अधिक होती है। उदाहरण के स्वरूप पे पपीता हो गया, तरबूज हो गया, आर्किड हो गया। तो इन दोनों चीजों में आप लोग देखेंगे कि एक ही फल में बहुत सारे सीड रहते हैं, तो हर एक सीड एक बीजांड से जो है वो विकसित होता है। अब अगर हम लोग अंडाशय के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे हम देखें ये वाला पार्ट जो था ये था गर्भाशयी गुहा हमारा, ये था हमारा अपरा, और यहाँ से जो जुड़ा हुआ ये छोटा छोटा पार्ट है ये है बीजांड, ये है
बीजांड। तो अगर इसका विस्तृत संरचना देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि ये जो बीजांड है ये एक छोटी सी संरचना होती है जो बीजांड वृत्त द्वारा अपरा से जुड़ी होती है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये वाला हो गया बीजांड, ये हो गया हमारा बीजांड। ये जो छोटी संरचना डंठलनुमा संरचना दिख रही है ये होती है हमारा बीजांड वृत्त, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फनिकल। तो इसी द्वारा ये फनिकल के द्वारा किससे जुड़ी होती है, अपरा से जुड़ा होता है बीजांड। अब बीजांड जो अपरा से जो बीजांड है किसके साथ जुड़ा हुआ है, बीजांड वृत्त के साथ। ये किस क्षेत्र में, नाभिका नामक क्षेत्र में जो है वो जुड़ा होता है। अर्थात ये वाला जो एरिया कहलाता है यहाँ पे, जहाँ पे बीजांड वृत्त और बीजांड की जो संधि उसको कहा जाता है नाभिका। ठीक, इसको भी हम लोग आगे जब बड़ा करके देखेंगे तो समझ में आएगा। ये वाला जो पार्ट है ये हो गया हमारा बीजांड, और ये जो पतला सा डंठल वाला पार्ट है वो हमारा बीजांड वृत्त। और जहां भी ये बीजांड जो है बीजांड वृत्त के साथ जुड़ा है उस क्षेत्र को कहते हैं नाभिका। तो ये नाभिका नामक क्षेत्र में जो है जुड़ा होता है। यहाँ पे बीजांड की पूरी मतलब एक बीजांड की जो है विस्तृत संरचना यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये एक पूरा क्या है, बीजांड है। ठीक है, अब बीजांड जो है वो एक या दो अध्यावरण से संरक्षित होता है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक आवरण ये हो गया और दूसरा आवरण ये हो गया। तो यहाँ पे एक या प्रत्येक बीजांड जो है वो एक या दो अध्यावरण से जो है ढका हुआ रहता है। और ये चारों तरफ से ये जो अध्यावरण है चारों तरफ से ढके रहते हैं, लेकिन केवल एक ही जगह है। जैसे यहाँ पे ऊपर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ढका नहीं हुआ है, तो इस स्थान को कहते हैं क्या, बीजांड द्वार। यहाँ पे जो अध्यावरण है वो अनुपस्थित होता है, वहां पे नहीं होता है। तो इसको ये एक रंध्र के रूप में खुला रहता है, जिसको कहते हैं बीजांड द्वार। ठीक है, अगला जो बीजांड द्वारी जो सिरा है इसके जस्ट विपरीत सिरा ये वाला जो इसको कहते हैं निभाग सिरा। कौन सा सिरा, निभाग सिरा। और ऊपर वाला जहाँ पे बीजांड द्वार है उसको कहते हैं बीजांड द्वारी सिरा। इसके जस्ट विपरीत होता है निभागी सिरा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं चलेजल एंड। ठीक है, निभागी सिरा, ये जो निभागी सिरा है और ये बीजांड द्वारी सिरा है। ये निभागी सिरा बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब यहाँ पे जहाँ पे निभाग है यही बीजांड का आधारी सिरा है, इसी पे जो बीजांड है वो खड़ा रहता है। तो अध्यावरण से घिरा हुआ ये अध्यावरण है, इसी में घिरा हुआ एक कोशिकाओं का एक पुंज है। ये वाला पूरा ये कोशिकाओं का पुंज होता है, जिसको बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय होता है, बीजांड का, यही बीजांड का मेन जो पार्ट है ये होता है बीजांड काय। और बीजांड काय के केंद्र की कोशिकाओं में, बीजांड काय में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उन्हें प्रचुर मात्रा में खाद्य भंडार जो है उपस्थित रहते हैं, जो विकसित जो हमारा गुरु बीजांड है उसको पोषण देने का कार्य करते हैं, उसको पोषण देते रहते हैं। अब यही बीजांड काय के में ये वाली जो कोशिका आपको दिख रही है, ठीक है, इसको कहते हैं भ्रूण कोश। तो कहते हैं भ्रूण कोश। एक कोश की संरचना है, इसके बारे में भी हम लोग भ्रूण कोश की जब रचना हम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैसे ये जो है बनती है। तो ये जो भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश ये विकसित होता है गुरु बीजांड मात्र कोशिका से। तो गुरु बीजांड मात्र कोशिका ये जो बीजांड काय में पढ़ रहे थे, इसीलिए कोशिकाएं हर एक बीजांड काय में एक कोशिका ऐसी होती है जिससे भ्रूण कोश का विकास होता है। तो उस कोशिका को कहते हैं गुरु बीजांड मात्र कोशिका। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो अभी पढ़ रहे थे कि भ्रूण कोश का जो निर्माण है, गुरु बीजांड का जो निर्माण वो किस तरह से होता है। तो गुरु बीजांड मात्र कोशिकाओं से, जो गुरु बीजांड भी बता रहे हैं कि जो बीजांड का है उसमें गुरु बीजांड कोश मात्र कोशिकाएं होती हैं। तो गुरु बीजांड मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गुरु बीजांड जनन। सिंपल सा हो गया कि यहाँ जो बीजांड का है उसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है और उसी से गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, गुरु बीजांड जनन, या अंग्रेजी उसको कहेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस।
ठीक। तो ये बीजांड जो है एक अकेले गुरु बीजांड मात्र कोशिका से, एक अकेले गुरु बीजांड मात्र कोशिका से बीजांड काय के बीजांड द्वारी से, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये है इसका बीजांड द्वारी से, तो इसी में ये अलग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सभी कोशिकाओं का समूह है तो इसमें से ये अलग हो जाता है। और गुरु बीजांड जो होती है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक बहुत बड़ी कोशिका होती है जो सघन जीव द्रव्य से समाहित और सुस्पष्ट केंद्रक वाली कोशिका, ये इसका केंद्रक है। ठीक, और ये एक बड़ी कोशिका होती है गुरु बीजांड मात्र कोशिका। अब ये क्या, इसमें क्या होता है कि गुरु बीजांड मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। यानी एक गुरु बीजांड मात्र कोशिका रहेगी, उससे 4 गुरु बीजाणु जो है वो निर्मित होंगे। अब इन 4 गुरु बीजाणुओं में जो 3 गुरु बीजाणु हैं वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और इसमें से केवल एक ही होगा जो आगे चल के भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3 जो कोशिकाएं हैं उसकी वो नष्ट हो गई, उसमें से केवल एक कोशिका बची है और यही आगे चल करके भ्रूण कोश का निर्माण करने वाली है, या गुरु बीजांड या स्त्री युग्मकोद्भिद या जिसको कहते हैं भ्रूण कोश के रूप में विकसित होने वाली है। तो एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश के बनने की क्रिया विधि को क्या कहा जाता है, एक बीजाणु विकास। ठीक है, यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 गुरु बीजाणु निर्माण होंगे, जिसमें से 3 गुरु बीजाणु जो है वो नष्ट हो जाएंगे और केवल एक ही गुरु बीजाणु बचा रहेगा और यही चल करके आगे क्या बनाने वाला है, स्त्री युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश कहते हैं वो बनाने वाला है। तो इस तरह की जो रचना है कि जिसमें एक अकेला गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश का निर्माण हो रहा है, इसको कहते हैं एक बीजाणु विकास। ठीक, अब किस तरह से निर्मित होता है, तो हमने वहां पे देखा था कि ये एक बड़ी क्या थी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के जो केंद्रक है ये गुजरता है समसूत्री विभाजन से। ठीक है, केवल केंद्रक गुजरता है, ना कि पूरी कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता, केवल केंद्रक में विभाजन हो रहा है और वो भी हो रहा है कौन सा, समसूत्री विभाजन। यानी गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पे घटनी बढ़नी नहीं है, वो तो जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी वहां से जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ उसी समय गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, हाफ हो गई। यानी अगर गुरु बीजाणु कोशिका में अगर 46 रही होगी तो जब गुरु बीजाणु 4 जो बने उनमें गुणसूत्रों की संख्या हो गई 23 हो गई। ठीक, अब ये गुरु बीजाणु जो बन गया है, अब इसमें क्या होगा, इसका जो केंद्रक था वो समसूत्री विभाजन से गुजरेगा और 2 केंद्रक का निर्माण हो जाएगा और ये दोनों केंद्रक जो गुरु बीजाणु कोशिका है उसके दोनों ध्रुव की तरफ चले जाएंगे और फिर ये जो कोशिका है इसमें फिर पुनः जो है 3 इसके बाद 2 क्रमिक और समसूत्री विभाजन होंगे, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, यहाँ पे 2 केंद्रक इस समय है तो एक और समसूत्री विभाजन हो तो 2 गुना 4 होगा और फिर एक और होगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये जो विभाजन है केवल और केवल किसमें हो रहा है, केंद्रक में हो रहा है, ना कि पूरी कोशिका में हो रहा है। इसको कहते हैं केंद्रकीय विभाजन हो रहा है, केवल कोशिकीय विभाजन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो 2 हमारे ये थे, फिर एक गुरु बीजाणु कोशिका थी उसमें केंद्रक था वो समसूत्री विभाजन से डिवाइड हुआ और फिर वो दोनों केंद्रक जो थे वो चले गए विपरीत ध्रुवों को, एक नीचे ध्रुव वाले चला गया और एक ऊपर वाले पे चला गया और पुनः ये कोशिका जो है वो 2 समसूत्री विभाजन से फिर गुजरेगी, जिसके फलस्वरूप 4 पहले विभाजन से गुजरेगी तो 2 से 4 केंद्रक बन जाएंगे और फिर उसके बाद विभाजन होगा तो 4 से 8 केंद्रक बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 से ये हो गया 4 2 2 4 और फिर ये गुजरेगी एक और समसूत्री विभाजन से तो उस समय इसकी संख्या हो जाएगी 8, यानी 8 केंद्रक इसमें पूरी तरह से निर्मित हो गए। लेकिन अभी इसमें क्या बात है कि ये विभाजन केवल केंद्रक में हो रहा है, कोशिका का निर्माण नहीं हो रहा है, कोशिका एक ही है, उसके अंदर केंद्रक में विभाजन हो रहा है। जब ये विभाजन संपन्न हो जाता है तब वहां पे क्या होता है कि जो केंद्रक है उसके चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण होना शुरू होता है।
अब ये जो कोशिका भित्ति का निर्माण हो रहा है, ये सभी केंद्रकों के चारों तरफ नहीं होता है, केवल और केवल 6 जो केंद्रक है, इनमें जो है 6 केंद्रक के आगे जो है 6 केंद्रक के आगे जो है कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा, यानी वो 6 जो है कोशिका का रूप धारण कर ली। बाकी जो 2 केंद्रक है वो इस बड़ी कोशिका के अंदर ही वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो तीन केंद्रक यहाँ पे थे, इनके चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ, 3 केंद्र के ऊपर आ रहे, 3 के चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ। लेकिन अभी जो 2 केंद्रक है इनके चारों तरफ कोई कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। ये जो बड़ी वाली कोशिका है उसी के जीव द्रव में ये दोनों केंद्रक उसी की तरह पड़े रहते हैं। अब इनमें क्या होता है कि जो यहाँ पे जब 8 केंद्रक हो गए, 6 केंद्रक के चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया, अब यहाँ पे स्टार्ट होता है कोशिकाओं का जो समूहीकृत स्टार्ट होता है कि कोशिकाएं जो किस तरह से समूहीकृत होती है। तो इसमें क्या होता है कि भ्रूण कोश के अंदर जो कोशिकाओं का वितरण है, कितनी कोशिका ऊपर रहेगी, कितनी कोशिका नीचे रहेगी, ये भी क्या होता है पूरा विशिष्टता पूर्ण होता है, किन्हीं कौन से भाग में कौन से ध्रुव में कितनी कोशिकाएं रहेंगी, किस तरह से रहेंगी। तो यहाँ पे जो बीजांड द्वारी सिरा था उसका जब हम लोग संरचना देखते हैं तो यहाँ पे कुछ बीजांड द्वारी सिरा आता है, इसमें 3 कोशिकाएं समूहीकृत होती हैं। बीजांड द्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं समूहीकृत हो करके किसका निर्माण करती है, अंड उपकरण का निर्माण करते हैं। यानी ये जो 3 कोशिकाएं हैं ये किसका निर्माण कर रही है, अंड उपकरण का निर्माण कर रही है। ठीक, अब इन तीनों कोशिकाओं में से ये जो बड़ी वाली बीच वाली कोशिका है ये है अंड कोशिका, ये है अंड कोशिका, और जो बगल वाली 2 कोशिकाएं हैं वो है सहायक कोशिका। यानी ये कोशिका और ये कोशिका, ये दोनों कौन सी कोशिकाएं हैं, सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिका क्यों कहते हैं तो इसके बारे में अभी पढ़ देंगे। सहायक कोशिका इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वो परागकण का जो पराग नलिका है वो वृद्धि करता हुआ इस भ्रूण कोश में जब यहाँ पे प्रवेश होता है तो यही दोनों कोशिकाएं उस पराग नलिका को दिशा निर्देश प्रदान करती हैं कि नहीं कहाँ से उसको प्रवेश करना है, कहाँ से जाना है। इसीलिए इनको कहा जाता है सहायक कोशिका, क्योंकि सहायता करती है पराग नलिकाओं को दिशा निर्देश प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब क्या हो गया, अब 3 जो कोशिकाएं थी, टोटल 6 कोशिकाओं के चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ था, उसमें से 3 कोशिकाएं आगे बीजांड वाले सिरे पे और क्या बना ली, अंड उपकरण बना ली। इन अंड उपकरण में जो बड़ी वाली बीच वाली कोशिका है वो अंड कोशिका है, बगल वाले दूसरों सहायक कोशिका है। अब 3 कोशिकाएं जिनके चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ है वो चली जाएंगी जो हमारा विभागीय सिरा है उस तरफ समूहीकृत हो जाएंगी और ये बना देगी प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। तीनों ऊपर की तरफ जो है इनको कहेंगे प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। ठीक, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। अभी लेकिन बीच में क्या था कि 2 केंद्रक ऐसे भी थे जिनके चारों तरफ किसी भी कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हुआ था। अब ये केंद्रक क्या होंगे, ये केंद्रक यहाँ पे था और यहाँ से ऐसे करके चले जाएंगे, कोशिका के जो बड़ी वाली कोशिका है उसके बीचों बीच चले जाएंगे और बीचों बीच जा करके वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे और इनको हम लोग कहेंगे ध्रुवीय केंद्रक। ठीक, ध्रुवीय केंद्रक, क्योंकि एक इधर से ध्रुव से आया, एक इधर ध्रुव से आया, तो ये बनाएगा हमारा ध्रुवीय केंद्रक। यहाँ पे ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं जो अंड उपकरण के नीचे, अंड उपकरण मतलब ये ऐसे करके हम लोग देखें बीजांड वाली सिरा ये है तो इसके जस्ट नीचे ये है केंद्र की कोशिका, जो बड़ी वाली पूरी बड़ी कोशिका है इसके बीच में स्थित होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ये भ्रूण कोश का निर्माण हुआ, इसमें कोशिकाएं कितनी हैं, 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, 4 कोशिका, 5 कोशिका, 6 कोशिका और एक बड़ी वाली कितनी कोशिका हो गई, 7 कोशिका हो गई। लेकिन केंद्रक इसमें कितना है, 3, 6 और 6, 2, 8। यानी कोशिका तो 7 है लेकिन केंद्रक कितना है, 8। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये नीट वगैरह के एग्जाम में जो है ये पूछा जाता है कि एक जो सामान्य भ्रूण कोश होता है वो उसमें कितने कितने केंद्रक होते हैं, वो कितने कोशिकीय का होता है।
तो ये पूछा जाता है, तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये हमारा जो पुस्तक के जो मादा जनन अंग या उसके भ्रूण को उसके निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया थी, ये यहीं पे खत्म होती है। अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे परागकण के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे।